एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम कवर कर रहे थे चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में बेसिकली हमने कवर करा था कि एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, और हम इसके आगे पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल के अलावा जो और भी पर्सन्स होते हैं, जैसे कि एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और कंपनी, इन सब का हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप कुछ देर के लिए कंपनी को छोड़ दो। जो कंपनी के अलावा बाकी लोग बचे, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब का जब भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इन सब का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ है। सर, कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब, कंट्रोल और मैनेजमेंट का सिंपली मतलब है कि जितने भी इसके इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कहाँ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इन सब का कंट्रोल और मैनेजमेंट होली मतलब पूरा का पूरा या फिर पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत भी इन इंडिया आ गया, तो ये बन जाता है इंडिया का रेजिडेंट। ठीक है, क्या देखना सर, कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर होली या पार्शियली भी इन इंडिया आ जाता है तो ये बन जाता है रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड, अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा होली आउटसाइड इंडिया है तो ये बन जाते हैं नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, ये तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। तो जब भी हम एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। अब सिंपली समझो, अदर देन कंपनी और इंडिविजुअल। तो जब भी हम सबका निकालेंगे हम देखते हैं इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ है। अगर तो कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या पार्शली इन इंडिया आ गया तो ये बन जाते हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर होली आउटसाइड इंडिया आ गया तो ये बन जाते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है, अब सर जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम इंडिविजुअल हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था सबसे पहले स्टेप में तो हम देखते हैं कि रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। इसके बाद अगले स्टेप में आके देखते हैं कि वो आर ओ आर है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या आर बट एन ओ आर है। हम इंडिविजुअल केस में देखते हैं। तो मतलब इन सब के केस में भी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक एच यू एफ है जिसका हमें दूसरा स्टेप में जाना होता है। हमें चेक करना होता है कि वो आर ओ आर है या फिर आर बट एन ओ आर है। मतलब एच यू एफ के अलावा जो फर्म, ए ओ पी, बी ओ आई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इन सबके केस में हमें बस पहला स्टेप फॉलो करना है। मतलब ये सब या तो रेजिडेंट बनेंगे या फिर नॉन रेजिडेंट, बात खत्म। इनका आपको आगे नहीं जाना कि ये आर ओ आर है या फिर आर बट एन ओ आर है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिर्फ एच यू एफ में जानी है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ पे। अब सर एच यू एफ में कैसे चेक करें? देखो, एच यू एफ के अंदर हम चेक करेंगे कर्ता का। सर कर्ता कौन होता है? जो पूरे एच यू एफ का हेड होता है। हम देखेंगे क्या वो कर्ता एडिशनल कंडीशन पूरी करता है। सर एडिशनल कंडीशन कौन सी वाली? जो हमने इंडिविजुअल के केस में पढ़ी थी पार्ट नंबर 1 में, दो कंडीशन जो बहुत पूरी करनी होती है। जैसे एक तो थी कि 10 में से 2 साल रेजिडेंट बनो, या 7 साल में कम से कम स्टे इन इंडिया 730 डेज और मोर हो। हमने पढ़ी थी ना? हाँ। जब हम इंडिविजुअल केस में चेक करते हैं कि वो आर ओ आर है बट एन ओ आर है, तो वो सेम कंडीशन आपको यहाँ चेक करनी है। अगर करता वो दो कंडीशन पूरी कर देता है तो एच एफ बन जाएगा आर ओ आर, अगर नहीं करता तो एच एफ बनेगा आर बट एन ओ आर। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी तक हमने पढ़ा एच यू एफ, फर्म, ए ओ पी, बी ओ आई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कंट्रोल और मैनेजमेंट। तो आई होप इट इज क्लियर। चलो अब हम कवर करते हैं कि हम कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। तो देखो, जब भी हम कंपनी का स्टेटस निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी कैसी है। सर क्या वो इंडियन कंपनी है या वो फॉरेन कंपनी? सर इंडियन कंपनी सिंपली मतलब जो इंडिया के अंदर बनी है, मतलब जो इंडिया का कंपनीज एक्ट है उसके अंडर बनी है, उसे हम कहते हैं इंडियन कंपनी। सही है। तो अगर इंडियन कंपनी है तो वो ऑलवेज रेजिडेंट बनती है। समझे? अगर इंडियन कंपनी हुई तो वो ऑलवेज रेजिडेंट बने। अब सर आया, मानो अगर वो फॉरेन कंपनी है, बाहरी कंपनी है, तो हम क्या करें? तो फॉरेन कंपनी के केस में हम देखते हैं उसका पोयम का है। सब पोयम, पोयम का सिंपली मतलब होता है प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट। सर प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब कि जहाँ भी उसके की डिसीजंस होते हैं, मतलब ऐसे डिसीजन जो उसके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो की डिसीजंस होते हैं, वो कहाँ लिए जा रहे हैं। अगर तो वो इंडिया में लिए जा रहे हैं, उसको लेने वाले बंदे इंडिया में बैठे हैं,
तो फॉरेन कंपनी भी इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगी। और अगर ऐसे डिसीजन लेने वाले बंदे आउटसाइड इंडिया रहते हैं, इंडिया के बाहर बैठे हैं, तो वो फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। ठीक है। तो कंपनी के केस में सबसे पहले देखना हमें कंपनी कैसी है। अगर इंडियन कंपनी है ऑलवेज रेजिडेंट, अगर फॉरेन कंपनी है तो हमें देखना है उसका पोयम का है। पोयम इन इंडिया रेजिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट। और पोयम का सिंपली मतलब होता है प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब जितने भी की डिसीजंस हैं जो इम्पोर्टेंट है कंपनी के, वो कहाँ लिए जा रहे हैं, हम ये देख के चलते हैं इन केस ऑफ कंपनी। अब तक हमने चैप्टर में कवर करा कि हम अलग अलग पर्सनस का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फर्म हो, एचयूएफ, हमने सबका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखा। ये चैप्टर का एक पार्ट था। ठीक है। हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब सर दूसरे पार्ट के अंदर बेसिकली हम इनकम को बांटना सीखेंगे। मतलब सर देखो, हमें जो भी इनकम होती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, हम उसे दो टाइप में बांटते हैं। मतलब या तो हम कहेंगे वो इंडियन इनकम है, या हम उसे कहेंगे वो फॉरेन इनकम है। ठीक है। समझे, इनकम दो टाइप की होगी, या तो इंडियन इनकम या फिर फॉरेन इनकम। सबसे पहला क्वेश्चन है इंडियन इनकम क्या होती है। ठीक है। अब समझो, देखो, इंडियन इनकम का सिंपली मतलब है ऐसी इनकम, इंडियन इनकम मतलब ऐसी इनकम जो या तो रिसीव मतलब मुझे मिली इन इंडिया, या फिर डीम टू रिसीव इन इंडिया। दोबारा सुनो, इंडियन इनकम मतलब ऐसी इनकम जो या तो रिसीव इन इंडिया हुई, या फिर डीम टू रिसीव इन इंडिया हुई, पहली चीज। या फिर ऐसी इनकम जो अक्रू इन इंडिया हुई, या फिर डीम टू अक्रू इन इंडिया हुई। समझे, तीन चार वर्ड ध्यान से सुनो। इंडियन इनकम मतलब ऐसी इनकम जो या तो रिसीव इन इंडिया हुई, या फिर डीम टू रिसीव इन इंडिया हुई। ठीक है। या जो या तो अक्रू इन इंडिया हुई, या फिर डीम टू अक्रू इन इंडिया हुई। सर अगर कोई इनकम ये है तो उसे हम कहते हैं इंडियन इनकम। ठीक है। अब सर रिसीव का मतलब क्या है, एंड सर अक्रू का मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझो, यहाँ पे रिसीव का मतलब है फर्स्ट टाइम रिसीव। रिसीव मतलब फर्स्ट टाइम रिसीव, मतलब जब आपको इनकम पहली बार मिली। मानो फॉर एग्जांपल आपको इनकम तो मिली यूएसए में और आपने उसे इंडिया में भेज दी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपको इंडिया में इनकम रिसीव हुई। वो तो आपने इनकम मिलने के बाद उसे ट्रांसफर करा, उसे रेमिट करा। यहाँ पे रेमिट का नहीं, आपको पहली बार इनकम कब रिसीव हुई है वो देखना चाहता हूँ, तो वो आपको अमेरिका में हुई है, तो आपको ऐसे ही देखना है। समझे, पहली बात तो यहाँ पे रिसीव का मतलब है कि आपको फर्स्ट टाइम इनकम कब रिसीव हुई। ठीक है, ओके। एंड सर अक्रू का मतलब या फिर डीम टू अक्रू का मतलब, तो अक्रू का सिंपली मतलब होता है कि इनकम अराइज कहाँ हुई, इनकम ने बर्थ कहाँ लिया, इनकम पैदा कहाँ हुई, ये समझो। तो उसे कहते हैं अराइज कहाँ हुई, या फिर जिस सोर्स से वो इनकम आ रही है वो इन इंडिया है। सर इसका अराइज का एक बेसिक आप समझ सकते हो कि सर मानो अगर आपने कोई सर्विस इंडिया में दी और उसके लिए आपको सैलरी मिली, तो इनकम कहाँ राइज हुई, इंडिया में, क्योंकि जो काम आपने करा जिसके अगेंस्ट आपको इनकम हुई वो काम कहाँ करा, इंडिया में, तो हम कहेंगे इनकम इंडिया में राइज हुई है। या फिर सर सोर्स इन इंडिया, मतलब मानो आपकी कोई प्रॉपर्टी है इन इंडिया, आपने उसे रेंट पे चढ़ा दिया, उससे रेंट की इनकम आ रही है, तो जिस सोर्स से इनकम आ रही है, सोर्स क्या है यहाँ पे, प्रॉपर्टी, वो कहाँ है, इन इंडिया। तो ऐसा कुछ हम केस हम कहते हैं ये इनकम अक्रू इन इंडिया हुई। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है। तो देखो, जैसे कि अभी तक हमने समझा इंडियन इनकम सिंपली मतलब तो या तो अक्रू या डीम टू अक्रू इन इंडिया होती है। ठीक है। अब जो ये वर्ड है डीम टू अक्रू इन इंडिया, मतलब कब हम मान लेंगे कि आपकी इनकम अक्रू इन इंडिया है, ये चीज़ डिफाइन है इनकम टैक्स एक्ट में। उन्होंने कुछ पॉइंट मेंशन करे हैं जिस केस में मानते हैं कि आप जो इनकम है वो डीम टू अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी और एज अ रिजल्ट इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है। और सर वो कौन कौन से केस हैं। सबसे पहली चीज सर, वो केस डिफाइन है सेक्शन नंबर 9 में, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सही, वो एक लिस्ट दे रहा है, वो बता रहा है ये वो सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम मान लेंगे कि आपकी जो इनकम है वो डीम टू अक्रू इन इंडिया है, मतलब जो आपकी इनकम है वो इंडिया की इनकम है वो इंडिया में अराइज हुई है। सर वो हम कब मानेंगे। ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट कहता है, हम्म, हम्म, सर पहला पॉइंट ये कहता है, मानो अगर आपको इनकम हो रही है फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, आपका इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है, वहाँ से आपको इनकम हो रही है। या फिर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ से कोई इनकम हो रही है। इंडिया में कोई एसेट है, कोई सोर्स है, वहाँ से प्रॉपर्टी हो रही है, वहाँ से इनकम हो रही है, सॉरी। या फिर कोई इंडिया में आपकी कोई एसेट है जो आपने बेच दी और वहाँ से कोई इनकम हो रही है।
तो ये पहला पॉइंट है, जब हम कहेंगे कि आपकी इनकम वो डीम टू अकाउंट इंडिया मानी जाएगी। सर जिसमें लिया है आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, उससे इनकम, इजी पॉइंट है, समझ में आ गया, ठीक है। सर कोई प्रॉपर्टी या कोई सोर्स इन इंडिया, वहाँ से इनकम हो रही है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऊपर भी लिया, कोई प्रॉपर्टी है उसे रेंट पे चढ़ा दिया, वहाँ से इनकम हुई, तो वो अकाउंट इंडिया मानी जाएगी। सर ये बिजनेस कनेक्शन का मीनिंग क्या है, ये समझ में नहीं आया। सिर्फ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है, वहाँ से इनकम हो रही है, तो इनकम डीम टू अकाउंट इंडिया मान ली जाएगी, इसका मतलब समझाओ तो आप। तो ये चीज़ भी डिफाइन है इनकम टैक्स एक्ट। अब देखो उन्होंने दो बातें करी, पहला कब हम मानेंगे कि आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, और फिर एज अ रिजल्ट वहाँ से जो इनकम हो रही है उसे इंडियन इनकम माननी है। फिर उन्होंने कहा ऐसे कुछ केस है जब हम बिजनेस कनेक्शन को नहीं मानेंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, दोनों एक कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से समझना, ठीक। तो हमने कहा हम कब मानेंगे आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, ठीक है। तो हमने कहा सिंपली इनकम टैक्स एक्ट ने कहा अगर आपके बिहाफ पे इंडिया में कोई बंदा बैठा है, ठीक है, जो आपके लिए क्या करता है, और हैबिचुअली मतलब बार बार, नॉर्मली आपके लिए क्या करता है, सर आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करता है, आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करता है, हैंडल करता है, फाइनली करता है, या फिर आपके बिहाफ पे इंडिया के अंदर स्टॉक को मेंटेन करता है, एक स्टॉक मेंटेन करके चलता है, और जहां आप उसे कहते हो वहां पे माल डिलीवर करता है, या फिर आपके लिए इंडिया में आके ऑर्डर सिक्योर करता है। समझे, तीन बातें हमने सिंपली लिखा। हम कब कहेंगे आपको इंडिया बिजनेस कनेक्शन है, जब इंडिया में कोई बंदा बैठा है जो आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, उसे फाइनल करता है, आपके बिहाफ पे स्टॉक को मेंटेन करता है और उसे डिलीवर करता है, और आपके लिए ऑर्डर सिक्योर करता है। मेनली आपके लिए ही वो ऑर्डर सिक्योर करता है और किसी के लिए नहीं करता, सिर्फ आपके लिए ऑर्डर सिक्योर करके देता है वो इंडिया से। अगर कोई बंदा इंडिया बैठा है जो ये सारे काम करता है, तो हम कहेंगे कि भैया आपका इंडिया बिजनेस कनेक्शन है, और आपको यहाँ से जो भी इनकम होगी वो इनकम डीम टू अकाउंट इंडिया माननी चाहिए। पहली बात तो समझे कि कब बिजनेस कनेक्शन माना जाता है, आ गया, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब सर दूसरा केस, कब हम कहेंगे आपको इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। तो ये हमने 4 लिस्ट दी, ये 4 पॉइंट देख के हो सकता है आपको लगे कि आपको इंडिया बिजनेस कनेक्शन है और इस इनकम को इंडियन इनकम मान लो, बट उन्होंने का ध्यान रखना, ये कुछ 4 केस हैं जब हम कहेंगे कि आपको इंडिया बिजनेस कनेक्शन नहीं है और एज अ रिजल्ट हम उसे इंडियन इनकम नहीं मानेंगे, और मेरे अटैम्प्ट में यहीं से क्वेश्चन आया, ठीक है। तो सर इसमें पहला पॉइंट आता है कि सर अगर आप इंडिया में आए, आप इंडिया से सिर्फ गुड्स परचेज करते हो, और परचेज क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको उसे एक्सपोर्ट करना आउटसाइड इंडिया। ध्यान रखना, आप इंडिया में आए, आपने इंडिया में गुड्स परचेज करें और उसे फिर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, आपने इंडिया में नहीं बेचे, इंडिया में आए, इंडिया में गुड्स खरीदे और एक्सपोर्ट कर दिया आउटसाइड इंडिया। अगर आप सिर्फ ये काम करते हो तो हम कहेंगे सर आपका इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, तो एज अ रिजल्ट ये इनकम आप ये इससे आपको जो भी इनकम होगी एक्सपोर्ट से, उसे हम इंडियन इनकम नहीं मानेंगे, पहली बात। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, आपने परचेज गुड्स करे, क्यों करे, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट करने आउटसाइड इंडिया, सही। सर दूसरा पॉइंट क्या है, आपने इंडिया में न्यूज़ इकट्ठी करी, कलेक्शन ऑफ न्यूज़ करा, क्यों करा, क्योंकि आपको इंडिया के बाहर दिखाना है, तो इसे भी हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते। तो 2 पॉइंट क्लियर, पहला आपने इंडिया में कुछ परचेज करे, एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया, बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। सर आपने इंडिया में न्यूज़ कोई कलेक्ट करी, कोई व्यूज़ इकट्ठे करे, क्यों करे, हुए आपको इंडिया के बाहर भेजने हैं, इसे भी बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। 2 पॉइंट क्लियर। और सर तीसरा पॉइंट क्या कहता है, आप इंडिया में आए और आपने इंडिया में आके कोई शूटिंग करी, कोई फिल्म शूट करी, आप इंडिया में बाहर से आए, आपने इंडिया में आके कोई फिल्म शूट करी, और बाहर के कोई एक्टर वैक्टर हैं, उन्होंने इंडिया में आके फिल्म शूट करी, तब तो यहाँ पे हम इसको भी बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में नहीं लेते हैं, और एज अ रिजल्ट इससे जो भी इनकम होगी उसे इंडियन इनकम नहीं मानेंगे, समझे। तो तीसरा पॉइंट क्या है, शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया। बट यहाँ पे इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, शूटिंग वाले पॉइंट में जब हम फिल्म की बात करें, जो बंदा कर रहा है अगर वो इंडिविजुअल है तो वो इंडिया का सिटीजन ना हो, मतलब बाहर का बंदा हो। अगर करने वाली फर्म है तो उसका कोई भी पार्टनर इंडिया का सिटीजन ना हो या फिर इंडिया का रेजिडेंट ना हो। और अगर कंपनी है तो कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का सिटीजन ना हो या फिर इंडिया का रेजिडेंट ना हो। तो ये 3 पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब चौथा पॉइंट जो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बार बार एग्जाम आपको टेस्ट करता है। मानो आप कोई फॉरेन कंपनी है, आप कोई फॉरेन कंपनी हो जो इंडिया में आया, क्यों आया, क्योंकि उसने इंडिया में आके डिस्प्ले लगाया,
तरह का मेला लगाया और उसमें क्या करा, उसमें उसने दिखाया अपने रॉ डायमंड का डिस्प्ले करा इन इंडिया में। तो उससे यहाँ से जो भी इनकम होगी उसे भी हम इंडियन इनकम नहीं मानेंगे और उसे बिजनेस कनेक्शन के डेफिनेशन में नहीं लेंगे। और यहाँ पे एग्जामिनर क्या खेलेगा, मानो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे फॉरेन कंपनी कवर है, अगर कोई बंदा हुआ या कोई और कोई फर्म वर्म हुई तो कवर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फॉरेन कंपनी कवर है और एग्जामिनर बार बार ना तो इंडिविजुअल का नाम दे देगा, कुछ भी दे देगा, बस फॉरेन कंपनी नहीं देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर फॉरेन कंपनी हुई तभी बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, अगर कोई और हुआ तो उस केस में आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो, जैसे कि अभी तक हम कवर कर रहे थे कि कब इनकम डीम टू अग्रो इंडिया मान ली जाती है, जिसमें हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया। ठीक है, अब सर बाकी पॉइंट क्या कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मानो अगर आपने कोई सर्विस इंडिया के अंदर दी, सर्विस दी इन इंडिया, और उसके लिए आपको सैलरी इनकम मिली, तो सर उसे भी हम डीम टू अग्रो इंडिया मान लेते हैं। ठीक है सर। अभी तीसरे पॉइंट में हम बात करें, बेसिकली जो डिप्लोमेट्स होते हैं जो इंडिया के बाहर काम करते हैं, जैसे लिखा है अगर हम कोई सर्विस देते हैं इंडियन गवर्नमेंट को आउटसाइड इंडिया और उसके लिए हमें सैलरी मिलती है, तो वो भी सर डीम टू इंडिया मान ली जाती है। और यहाँ पे कवर है बेसिकली जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बात करके चल रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। सर चौथा क्या कहता है, अगर कोई इंडियन कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया डिविडेंड पे कर रही है, दोबारा सर कोई इंडियन कंपनी है जो इंडिया के बाहर डिविडेंड पे कर रही है, तो उसे भी हम डीम टू अपनी इंडिया मान लेंगे। समझे। ठीक है सर, 4 पॉइंट कवर हुआ है। सर पांचवा पॉइंट क्या है, और थोड़ा इसमें चेंज आया तो ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, अमेंडमेंट भी एक तरीके का। ठीक है सर, अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट, अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट गिफ्ट में मनी देता है, तो इंडिया का रेजिडेंट मनी मतलब पैसा, ध्यान देना, मनी मनी गिफ्ट कर रहा है आउटसाइड इंडिया, किसको, किसी नॉन रेजिडेंट को या किसी फॉरेन कंपनी को। और जो नया वर्ड ऐड हुआ है RNOR, ये RNOR पहले नहीं था, ये अभी ऐड हुआ है, तो ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में। तो इसे भी हम डीम टू ओवर इंडिया मान लेंगे जो गिफ्ट दिया उसको। ठीक है, तो 5 पॉइंट कवर हुआ है। ठीक है, ओके। अब सर ये 3 पॉइंट और हैं, ये 3 पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे ज़्यादातर क्वेश्चन इन 3 पॉइंट से पूछा जाता है। ठीक है, अब सर पहली बात तो इन 3 पॉइंट्स में 3 इनकम कवर है। अगर हमें कोई इंटरेस्ट की इनकम होती है, अगर हमें कोई रॉयल्टी की इनकम होती है, या हमें कोई फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम होती है। सबसे समझो सर 3 इनकम कवर है। सर कौन कौन सी, दोबारा रिवाइज करो सर। या तो इंटरेस्ट की इनकम, रॉयल्टी की इनकम, या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम। सर 3 इनकम कवर है। ठीक है, अगर किसी बंदे को ये 3 इनकम होती है, और कहाँ से हो रही है, देने वाला कौन है, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऑलवेज आप इसे इंडियन इनकम मान के चलोगे। क्या, मैंने दोबारा रिवाइज करा, अगर मुझे 3 इनकम हो, तीनों में से कोई भी इनकम हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, रॉयल्टी या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, 3 इनकम, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, और मुझे कहाँ से हो रही है, कौन दे रहा है मुझे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, तो हम इसे ऑलवेज इंडियन इनकम मान के चलेंगे। दूसरी बात सोचनी नहीं, गवर्नमेंट दे रही है, 3 इनकम दे रही है, हमेशा इंडियन इनकम मान के चलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सर ये 3 इनकम है और देने वाला इस बार कौन है, कोई रेजिडेंट बंदा है, कोई रेजिडेंट पर्सन है, कोई इंडिया का रेजिडेंट दे रहा है, तब भी हमेशा इंडियन इनकम मान के चलेंगे। बट इसका एक एक्सेप्शन है, तो गवर्नमेंट तो कभी भी दे, कैसे भी दे, हमेशा इंडियन इनकम मान के चलना। अगर कोई रेजिडेंट ऑफ इंडिया दे तो ऑलवेज मान के चलना, बट एक केस में मान के मत चलना। सब वो एक केस कौन सा है, अगर वो रेजिडेंट यूज कर रहा है या तो उस पैसे को या फिर वो राइट को जिसके अगेंस्ट वो रॉयल्टी पे कर रहा है, या फिर जो वो टेक्निकल सर्विस ले रहा है, अगर वो तीनों चीज़ें यूज कर रहा है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर यूज कर रहा है, इधर कोई बिजनेस प्रोफेशन करने के लिए या फिर कई सोर्स सेट करने के लिए आउटसाइड इंडिया, तो उसे इंडियन इनकम मान के मत चलना, सिर्फ उस केस में। इसके अलावा अगर रेजिडेंट दे रहा है, हमेशा इंडियन इनकम मान के चलो। ठीक है, तो 2 केस दोबारा रिवाइज करें। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, ऑलवेज इंडियन इनकम मान के चलोगे, कोई रेजिडेंट दे, ऑलवेज इंडियन इनकम मान के चलोगे, बट एक केस में मान के नहीं कर चलोगे, कब, अगर वो रेजिडेंट यूज़ कर रहा है उस चीज़ को बिजनेस प्रोफेशन के लिए या फिर कोई सोर्स सेट करने के लिए आउटसाइड इंडिया, उस केस में मान के नहीं चलो। ठीक है, 2 पॉइंट कवर हुआ है। ठीक है, अब तीसरे में बात करते हैं, देने वाला कौन है, कोई नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट देने वाला है, तो सिर्फ एक केस में इंडियन इनकम मान के चलोगे। समझे, देख रेजिडेंट में मैंने क्या कहा था, हमेशा इंडियन इनकम मानो, बट एक केस में नहीं मानो।
सही है। अब मैं नॉन रेजिडेंट में क्या कह रहा हूँ, सिर्फ एक केस में इंडियन इनकम मानो, और एक केस कौन सा होगा, जब वो यूज़ कर रहा है इन इंडिया। तो मानो कोई नॉन रेजिडेंट है और वो इन तीनों में से किसी को यूज़ कर रहा है किसी बिजनेस प्रोफेशन के लिए इन इंडिया, तो उस केस में इंडियन इनकम मान के चलेंगे। या फिर यूज़ कर रहा है कोई सोर्स ऑफ इनकम सेट करने के लिए इन इंडिया, तो इस केस में इंडियन इनकम मान के चलेंगे। समझे। तो रेजिडेंट के केस में हमेशा मान के चलना है, सिर्फ एक केस में मान के नहीं चलना है, तो वो यूज़ कर रहा है आउटसाइड इंडिया, तो क्योंकि इंडिया के बाहर हो गया तो इंडियन इनकम नहीं है। और नॉन रेजिडेंट क्योंकि नॉर्मली बाहर का बंदा है, तो उसके लिए सिर्फ एक केस में मान के चलेंगे, जब वो उसे यूज़ कर रहा है इन इंडिया में, या तो किसी बिजनेस प्रोफेशन में या फिर सोर्स सेट करने में इन इंडिया। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। बट इसमें एक ट्रिकी पॉइंट हो रहा है जो आपको ध्यान देना है, और वो कवर है इन केस ऑफ इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट के केस में क्या, देखो थर्ड पॉइंट मैंने कहा नॉन रेजिडेंट अगर वो यूज़ करता है बिजनेस प्रोफेशन के लिए इन इंडिया, फिर सोर्स के लिए इंडिया, तो हम इंडियन इनकम मान के चलेंगे। बट ये जो सोर्स वाला पॉइंट है इन इंडिया में, इसमें इंटरेस्ट कवर नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल दो, मानो कोई एक नॉन रेजिडेंट बंदा है, उसने पैसा उधार लिया, अब उसने पैसे को यूज़ करा, अगर तो उसने पैसे को यूज़ करा इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन सेट करने के लिए इंडियन इनकम, तो जब वो इंटरेस्ट पे करेगा जिससे पैसा उधार लिया है, तो ये इंटरेस्ट की इनकम ऑलवेज इंडियन इनकम बनेगी। ठीक है, पहली बात। बट अगर इस नॉन रेजिडेंट ने इस पैसे को यूज़ करा है कोई सोर्स इन इंडिया सेट करने के लिए, सोर्स इन इंडिया मतलब मानो कि प्रॉपर्टी खरीदी, कोई सोर्स इन इंडिया सेट कर दिया, तो उस केस में ये इंटरेस्ट की इनकम फिर इंडियन इनकम नहीं बनेगी। अगर मानो सोर्स ऑफ इनकम के लिए रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस यूज़ करी, तो इंडियन इनकम बनेगी, तो उस केस में बनेगी। बट अगर पैसा उधार लेके करा तो नहीं बनेगी इंटरेस्ट। इसके एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो और अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा टेक्निकल है तो थोड़ा दिक्कत होगी, बट ध्यान से समझना तो समझ में आ जाएगा। केस क्या है, मानो ये एक जॉन है और ये एक नॉन रेजिडेंट बंदा है। ठीक है, इसने क्या करा, इसने कहीं से पैसा उधार लिया, ठीक है, कहीं से लोन लिया, ठीक है, और उस पैसे को से इंडिया में कोई बिजनेस प्रोफेशन करा। अब जॉन ने जो ये इसको लोन लिया, इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट देगा, तो ये इंटरेस्ट इनकम ऑलवेज इंडियन इनकम बनेगी, क्योंकि हमें इंटरेस्ट किससे मिल रहा है, किसी नॉन रेजिडेंट से मिल रहा है, और जब उसने उस पैसे को इन इंडिया यूज़ करा है, तो अब जो ये इंटरेस्ट पे करेगा, तो इस बंदे की ये इंटरेस्ट की इनकम है ऑलवेज इंडियन इनकम होगी। बट अगर जॉन मानो कोई सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में सेट कर रहा है और उसके लिए उसने पैसा उधार लिया है, तो उस केस में इस इंटरेस्ट को हम इंडियन इनकम नहीं मान के चलें, मैं ये कह रहा हूँ। बट ऑन द अदर हैंड अगर जॉन मानो यहाँ लोन नहीं ले रहा है, या उसने किसी से कोई राइट लिया या किसी कोई टेक्निकल सर्विस ली, और वो इसके अगेंस्ट पे कर रहा है पैसा, तो सर ये दोनों इंडियन इनकम मान लेगी, चाहे वो बिजनेस के लिए यूज़ करे इन इंडियन या फिर सोर्स ऑफ इनकम के लिए सेट करे इन इंडिया। तो अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नॉन रेजिडेंट के केस में आपको देखना पड़ेगा कि अगर इंटरेस्ट है और अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम सेट करने के लिए रहा है इन इंडिया, तो उस केस में सीधा उसे इंडियन इनकम मत बना देना। और अगर रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है तो उसे इंडियन इनकम बना देना। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये था पूरा सेक्शन है जिसमें हमने कवर करा कि कब हम इनकम को डीम टू अक्रू इंडिया मान के चलते हैं। और एक बार समझ में नहीं आया, थोड़ा डाउट रहा, थोड़ा पार्ट टफ है, तो उस वीडियो को 2-3 बार देखना तो समझ में आ जाएगा। तो अब तक हमने इस चैप्टर में 2 चीज़ें कवर करी। क्या, सबसे पहले हमने सीखा कि हम अलग अलग पर्सनस का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, ठीक है। और हमने उसके बाद सीखा कि हम इनकम को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि इंडियन इनकम या फिर फॉरेन इनकम। अब सवाल ये उठता है कि सर हम ये दोनों काम कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले हम पर्सनस का रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकाल रहे हैं, और उसके बाद हम इनकम को 2 कैटेगरी में डिवाइड क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम हमारा सिंपली ऑब्जेक्टिव एक चीज़ का है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कौन से पर्सन की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो, और इसके लिए हम ये 2 चीज़ें निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने पार्ट 1 में एग्जाम्पल भी लिया था मैक्सवेल और विराट कोहली का, वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि हम इस चैप्टर के अंदर सिंपली हमें ये चीज़ चेक करनी है कि कौन से पर्सन की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो, और इसी के लिए हमने 2 चीज़ें निकाली हैं। अब देखो कैसे, अब वो आपको पता चलेगा टेबल से। देखो जो हमने टेबल, बहुत बढ़िया टेबल है, आप आगे के लिए भी इसे रेफर कर सकते हो। ठीक, तो देखो सबसे पहले सर हमने निकाला था रेजिडेंशियल स्टेटस, जो या तो होता है ROR,
सही है। आर बट एन ओ आर और एन आर। सबसे पहले हमने निकाला था एक सबका स्टेटस, तीनों में से एक होता है, ठीक है। उसके बाद सर हमने डिवाइड करा था इनकम। अब सर हमने क्यों करा था? अब देखो हमने इसलिए करा था ताकि मुझे पता कर सकें कि कौन से पर्सन की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो। अब देखो ऐसे, मानो अगर आप बन गए आर ओ आर, आर ओ मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप आर ओ आर बन गए तो सर आपकी कोई भी इनकम हो, चाहे वो इंडियन इनकम हो या वो फॉरेन इनकम हो, सर ये दोनों ही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाली, टैक्सेबल इंडिया। डज नॉट मैटर, अगर आप आर ओ आर बन गए तो आपकी दोनों इनकम, चाहे इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, वो इंडिया में टैक्सेबल होने वाली। सर इंडियन इनकम सिंपली मतलब जो या तो रिसीव या डीम टू रिसीव, अक्रू या डीम टू अक्रू इन इंडिया हो। और फॉरेन इनकम हमने पहले भी पता डिस्कस करा है, फॉरेन इनकम मतलब ऐसी इनकम जो इंडियन इनकम नहीं है। तो आपको इंडियन इनकम का मतलब पता होना चाहिए, इसके अलावा जो भी इनकम बची वो फॉरेन इनकम। सही है, ठीक है। तो अगर आप आर ओ आर बन गए तो उस केस में चाहे आपकी इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, सब इंडिया में टैक्सेबल होने वाला है, समझे। इसलिए आर ओ आर, तो इसलिए हम ये कोई चीज़ कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेटस। देखो एग्जाम में आप समझो, सबसे पहले आप निकालना है स्टेटस। अगर तो आपको आर ओ आर स्टेटस आ गया तो आपको आगे सोचने की जरूरत है, क्योंकि चाहे इंडियन हो या फॉरेन हो, कोई भी इनकम आए आप इंडिया में टैक्सेबल कर दो, क्योंकि आर ओ आर की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, ठीक। सर दूसरा होता है एन आर, नॉन रेजिडेंट। अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए तो फिर आपको देखना पड़ेगा सर इनकम कौन सी है, इंडियन या फिर फॉरेन, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती, समझे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप आर ओ आर बने तो आपकी चाहे इंडियन इनकम हो या फिर फॉरेन इनकम हो, दोनों इंडिया में टैक्सेबल होने वाली, सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। बट अगर आप नॉन रेजिडेंट बने तो उस केस में सिर्फ इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। तो दो केस हमने डिस्कस करे। अगर आप आर ओ आर बने, ऑल इनकम इंडिया में टैक्सेबल। अगर आप एन आर बढ़े, सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल, ठीक है। अब सर तीसरी कैटेगरी क्या होती है? आर बट एन ओ आर। आर बट एन ओ आर मतलब रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब सर इसमें पहली बात तो देखो, इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल, तो उसके लिए भी इंडिया में टैक्सेबल होगी, सही में आ गया, ठीक है। तो अगर आर बट एन ओ आर का केस है, इंडियन इनकम है टैक्सेबल, फॉरेन इनकम है नॉट टैक्सेबल, समझे। तो चाहे आर एन ओ आर हो तो उस केस में इंडियन इनकम टैक्सेबल इंडिया में, फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं। बट इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है, इन केस ऑफ आर बट एन ओ आर, अगर नॉर्मल फॉरेन इनकम है तो सर इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। और अगर ऐसी फॉरेन इनकम है जो कि रिलेटेड है किसी ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन से जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया में सेटअप है, तो उस केस में वो फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है, समझे। तो ये आर बट एन आर केस में एक ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला पॉइंट है जो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कि अगर आर एन आर का केस है, सिर्फ इंडियन इनकम है इंडिया में टैक्सेबल, फॉरेन इनकम है इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। बट अगर कोई ऐसी फॉरेन इनकम है जो रिलेटेड है ड्यू टू एनी बिजनेस प्रोफेशन जो कि इंडिया में सेटअप या कंट्रोल है, तो उस केस के अंदर सर वो फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी, समझे। तो हमने पूरा जो हमने सबका स्टेटस निकाला, इनकम को डिवाइड करा, हमने बस ये चीज़ डिसाइड करने के लिए निकाला। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ही यही है, हमें ये फाइंड करना है कि कौन से पर्सन की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, समझे। तो आई होप अब आपको एक चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा कि हमने ये पूरा सब चैप्टर क्यों पढ़ा, आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। और तो एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे आता है, वो आपको एक केस क्वेश्चन बना के देगा, पूछेगा बताओ इस पर्सन की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो आप सबसे पहले तो उसका स्टेटस निकालना, उसका स्टेटस क्या है, और उसके बाद फिर इनकम को डिवाइड करना, और उसके बाद ये चीज़ डिसाइड करना कि ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरह क्लियर आ गया, समझ में आ गया होगा। अब एक एडिशनल पॉइंट और कि सर जो इनकम है वो कैश में भी हो सकती है या फिर काइंड, मतलब काइंड में भी हो सकती है अदर देन कैश। तो सर ये था पूरा चैप्टर। जो मैंने ये नोट्स यूज़ करे बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ना। तो ये हमें आपको मिलेंगे मेरे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम से, जिसका लिंक या तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, जो मैं वीडियोस ला रहा हूँ आपको हेल्प हो रही है नहीं हो रही, तो प्लीज़ अपना फीडबैक जो भी है कमेंट में मेंशन करना। अब कुछ कमी लग रही है तो बताना, तो ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ और मैं आगे चल के बहुत कुछ आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।